अस्सलाम वालेकुम। सियासत की दुनिया में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया जब्बार। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूं वो निहायत ही अहमियत का हामिल है, जिस पर बात करना बेइंतहा ज़रूरी है। और ज़रूरी इस लिहाज से है क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी पूरी नेशन तैयार होती है, जिससे पूरे पूरे मुल्कों की तकदीरें बदल दी जाती हैं, जिस पर काम कर कर कोई भी तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कुछ झलकियाँ। और इन सारे 7 करोड़ बच्चों का मुस्तकिल दांव पर लगा है। जी नाज़रीन, आपने झलकियाँ देखी और इन झलकियों में लोग आपको एहतजाज करते हुए नज़र आए और ये एहतजाज बहुत ही ज़रूरी एहतजाज था। यह एहतजाज हर उस शख्स के लिए था, हर उस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए था जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि कोरोना के बायस पूरी दुनिया जब बंद थी तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तालीम पर हुआ। तालीम की वजह से सारे स्कूल्स बंद हो गए, एजुकेशन सारी की सारी रुक गई। घरों में बच्चे इस वक्त उस आलम में हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं कि इस वक्त वो स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत ही नाकिस और बोकस इंतज़ाम है हमारे मुल्क की तालीम का। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स तो तालीम पर वैसे भी कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आते। हमारे गवर्नमेंट टीचर्स का जो हाल है उस पर बात करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से टीचर्स को रखा जाता है और वो बच्चों को क्या तालीमात देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ स्कूल्स नहीं है, तालीम देने के इदारे नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमाई का एक जरिया है और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल्स खोल कर बैठे हुए हैं, चाहे वो बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की या प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट स्कूल्स जो कि ये जाहिर करते हैं कि वो स्कूल्स इसलिए खोल कर बैठे हैं क्योंकि वालिदैनों के पास और दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बजाय वो अपने बच्चों को तालीम देने की जो ख्वाहिश रखते हैं उस गर्ज से लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स की जानिब। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे लेवल पर चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो एक अफोर्डेबल फीस चार्ज करते हैं। इस सारे मामलात में सारे स्कूल्स तो शामिल नहीं होते, बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छी तालीम भी दे रहे हैं। लेकिन बात की जाती है हमेशा मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी जितनी भी है प्राइवेट स्कूल्स की, वो स्कूल्स सिर्फ नाम की हद तक है, तालीम कहीं नहीं नजर आती। हजारों रुपए की तादाद में फीसें वसूल करने वाले ऐसे ऐसे स्कूल जिनके बड़े बड़े नाम, लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। इनको अगर मैं माफिया का नाम दूं तो ये कहना भी गलत साबित नहीं होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वालिदैन इस वक्त किस परेशानी से दो चार हैं, कितनी परेशानियों का शिकार हैं। लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि माँ बाप किसी खर्चों को पूरा करें या ना करें, बच्चों की तालीम पर हर हाल में इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों की तालीम पर अपने दूसरे अखराजात रोक कर वो पैसे अपने बच्चों की तालीम पर लगाएंगे, उनकी फीसें देंगे, उनको दूसरे तीसरे जो रास्ता उनको नजर आएगा वो अपनी बच्चों की तालीम के लिए वो रास्ता इख्तियार करेंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ का जो माहौल है कि पूरे साल तकरीबन स्कूल बंद होने के बाद ज़रा भी इंसानियत नज़र नहीं आती। आप पूरे साल स्कूल बंद करने के बाद कोई इंसानियत और कोई हमदर्दी नहीं दिखाते हुए नजर आते। किसी भी स्कूल का अगर मैं जिक्र ले लूँ तो कोई भी स्कूल अच्छा काम करता हुआ नजर नहीं आता। गिनती के चंद स्कूल होंगे जो शायद अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, जिन्हें तालीम की अहमियत का पता है और उन्हें ये पता है कि इस सारे अरसे में बच्चों का किस कदर लॉस हुआ है। अब इतने लॉस के बाद, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस है, उसके बाद आप वालिदैन से ये कहें कि आपको पूरे साल की उतनी ही फीस देनी पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि फीसों में कॉन्सेशन आपको करना है, लेकिन वो कॉन्सेशन कहीं नजर नहीं आता। फीसें उसी तरीके से जा रही हैं और बजाय इसके कि वो कहीं भी हमदर्दाना सलूक रखें वालिदैनों के साथ, इस बात के लिए बज़िद है स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की इंतज़ामिया कि उन्हें अपनी पूरी की पूरी फीसेस चाहिए। ना सिर्फ स्कूल की फीसेस चाहिए बल्कि वैन की सिस्टम में भी यही सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि वैन वाले भी इस चीज़ को लेकर वजिद हैं कि उन्हें भी वो सारी फीसेस चाहिए, 5-5, 6-6 महीने की फीसेस चाहिए जब तक स्कूल बंद रहा है। जनाब, कारोबार सबके बंद हैं, स्कूल सबके बंद हैं, टीचर्स बेरोज़गार हो चुके हैं। जितनी फीसें आप ले रहे हैं तो क्या आप अपनी घर बैठी हुई टीचर्स को आप पे करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पूरी फीस अपनी टीचर्स को घर में बिठाकर पे करें। कितने ऐसे स्कूल हैं आप फीस तो मांग रहे हैं लेकिन कोई ऐसा प्रूफ आप दिखा दें कि आपने अपने टीचर्स को
6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना भी अरसा लॉकडाउन कर रहा है, उस लॉकडाउन में आपने अपने टीचर्स को घर बिठाकर सैलरी टाइम पर भिजवाई हो। अगर आपके अखराजात हैं, स्कूल तो बंद है आपके कौन से अखराजात, सबको पता है स्कूल्स बंद हैं, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। फिर बात आ जाती है फॉर्मेलिटी की। अब फॉर्मेलिटी किस तरीके से पूरी की जा रही होती है? वो ये कहकर पूरी की जा रही है कि हमने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी। पहली बात तो ये है कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जब क्लास में बैठकर ही मुकम्मल नहीं हो पाता, एक उस्ताद, एक अच्छे से अच्छा टीचर क्लास में बैठे हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने से कासिर है, तो इस बात की तो कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस नहीं है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक बच्चे की ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक अच्छा शख्स बनाती है, अच्छी शख्सियत तख्लीक देती है। हमारे इर्द गिर्द कहीं भी एजुकेशन का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता, कोई भी स्कूल अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करता हुआ नज़र नहीं आता। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल जितने हाई प्रोफाइल स्कूल हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 क्लासेस दी होंगी, और जो छोटे स्कूल्स हैं जो शायद किसी गिनती में नहीं आते, उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करते हुए 12-13 क्लासेस दी हैं। वालिदैन पहले ही परेशान हैं, बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हैं, ये सब जानते हैं कि नौकरियां नहीं है लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, पहले ही इन्वायरमेंट में बड़ी नेगेटिविटी है, उसके बावजूद फिर वालिदैनों पर ये बोझ डालना कि आपने स्कूल बंद रखते हुए पूरी फीसेस आप मांग रहे हैं और आपको अदा करनी पड़ेगी, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कहीं तो अपनी इंसानियत दिखाइए। खुदारा पूरे साल आप लोगों ने कमाया है, इस कोरोना की वजह से तो लोगों को बख्श दें, लोगों के हाल पर रहम करें और कहीं तो अपनी इंसानियत दिखाएं और इस बात का सबूत दें कि आप जो मांग रहे हैं कि क्या वो पैसे, वो फीस आप डिज़र्व करते भी हैं या नहीं करते। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग सरापा एहतजाज भी हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, लेकिन अफसोस के साथ जिस एहतजाज में हम खुद भी वहाँ शामिल थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो हर गरीब अमीर का मसला है और हर शख्स को अपने इस हक के लिए आना चाहिए और घरों से निकलना चाहिए, मगर बदकिस्मती से लोग आवाम इतनी ज़्यादा बेहिस हो चुकी है कि वो अपने हक के लिए भी लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से आप और मैं, हर शख्स वाकिफ़ है कि इस महंगाई के दौर में जहां घर के खर्चे चलाना, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना बेइंतहा मुश्किल काम है, वहाँ इस तरह के तालीमी तकाज़ों को पूरा करना बेइंतहा मुश्किल काम है। पहले ही तालीम तो आप उस तरीके से दे नहीं रहे और आप फीसें उस तरीके से मांग रहे हैं जो आपने बच्चों को दी ही नहीं। किस अखराजात की बात कर रहे हैं और आप किन मसले मसाइल को रखते हुए फीसेस मांग रहे हैं? आपके पास कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप जो फीस मांग रहे हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया, अगर पूरे साल बच्चों से ये पूछ लें, क्योंकि बच्चों को तो प्रमोट किया गया है, बच्चों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, बच्चों को सिलेबस का नहीं पता, बच्चों को अपनी एजुकेशन का नहीं पता, बल्कि वो बच्चे थोड़े बहुत इफेक्टेड हुए हैं जो तालीम से खुद लगाव रखते हैं, जिनको खुद तालीम से दिलचस्पी है, वो बच्चे यकीनन कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए इस चीज़ से, और वो अब भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी और हम दोबारा अपने तालीम का आगाज़ कर सकेंगे। लेकिन बात की जाए मेजॉरिटी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ईज़िली चीज़ें समझ में नहीं आती, जिन पर बड़ी खुसूसी तवज्जो देकर उन्हें पढ़ाया जाता है। अब अगर मैं खुसूसी तवज्जो की बात करूँ तो स्कूल में तालीमी निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में फ़ीस लेने वाले इदारों के बच्चे भी प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन्स लेने पर मजबूर हैं। वालिदैन पहले ही आपके स्कूल के बर्डन के नीचे दबे हुए हैं, फिर वो ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, फिर वो दूसरे अखराजात भी दे रहे हैं, तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही, तो फिर स्कूल बंद में आप क्या बता रहे हैं? और ऑनलाइन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट लेकर आप आए हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है और कई ज़माने से चल रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोरोना की वजह से पाकिस्तान में आया, लेकिन लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पाकिस्तान के मसाइल को, वसाइल को समझते हुए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हर शख्स, हर फैमिली, हर बाप, हर फर्द और हर माँ बाप ऑनलाइन एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन एजुकेशन का मकसद ये है कि एक तो पहले ही बोझ जो वो एजुकेशन का उठा रहे हैं, बोझ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तालीम बिजनेस बन चुकी है, तालीम अब तालीम नहीं रही। उस नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ ना तालीम देने वाले हैं
اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے والے اس توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر بچے کے پاس اس کا اپنا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ان کے گھر میں نیٹ کی فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے، ان کے پاس وہ پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ نیٹ کی فیسلٹی موجود ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کراچی کے سسٹم میں اور کراچی کے ماحول میں جو الیکٹریسٹی ہے وہ جس طریقے سے آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے یہی نہیں پتا، تو بہت سارے گھرانے تو دن میں بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں دن میں بھی بجلی مہیا نہیں ہوتی، راتوں میں بھی بجلی مہیا نہیں ہوتی۔ تو آن لائن ایجوکیشن کا کانسیپٹ تو ہر لحاظ سے فضول ہے۔ ہاں، اگر آن لائن ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو ایمانداری سے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ادارے نظر آتے تو یقیناً کوآپریٹ والدین بھی کرتے، لیکن آن لائن سسٹم اور آن لائن ایجوکیشن بے انتہا مشکل ایجوکیشن ہے اور یہ فیسلٹیز ہر جگہ ہر گھر میں مہیا نہیں ہے۔ گھروں میں ہر بچے کے پاس اپنا ایک اسمارٹ فون ہونا بہت ضروری ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہونا بہت ضروری ہے۔ کہاں سے افورڈ کریں گے والدین؟ کہاں ہیں ہماری حکومت کے لوگ؟ کہاں ہیں وہ سید غنی جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں، جو اپنی اقتدار میں رہتے ہوئے چیزوں کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور جس ذمہ داری کو آپ کو سونپا گیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ہے جو اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر جو بزنس کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جو صرف کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے تقاضے مانگ رہے ہیں اور والدین کہیں نہ کہیں مجبور بھی نظر آتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ احتجاجاً جب لوگ اپنے گھروں سے اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے، اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آپ کا حق ہے، اپنے لیے لڑیے، لوگوں کے لیے آواز اٹھائیے اور صحیح غلط کے فرق کو سمجھتے ہوئے ان کو ان کا حق مت دیں۔ جو آپ سے ناجائز آپ ہی سے پیسہ کما کر لوگ کروڑوں اور کھربوں پتی بن چکے ہیں، لیکن ہمارے بچے وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی، ہمارے بچوں میں کہیں کوئی شعور نظر نہیں آتا، ہمارے بچوں کے اندر اس طریقے سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد جو تربیت نظر آنی چاہیے وہ بچوں میں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تربیت گھر کے بعد جو ماحول بنتا ہے وہ ہوتا ہے اسکول، لیکن ہمارے اسکول کے بچے اس وقت تربیت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہماری تعلیمی ایجوکیشن جو بے انتہا ناقص ہے، جس کا سسٹم بے انتہا برا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ینگرز کو ان کے اپنے حقائق، اپنے اصول، اپنے لاز، قانون، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اپنے دین، اپنے اسلام کے بارے میں بچے نہیں جانتے، تو آگے اور کیا بات کی جائے۔ تو اس بات کو سوچئے اور سمجھیے، اور بہت زیادہ شرم کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسکولز کے نام پر مافیا بنایا ہوا ہے، جو صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں سے ہزاروں کی تعداد میں فیسز لیتے ہیں، فیل ہوئے ہوئے بچوں کو آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا را سوچئے اور سمجھیے کہ پاکستان کا مستقبل ان بچوں سے بنتا ہے، ان بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے پاکستان کو انہی جنریشن نے لیڈ کرنا ہے، تو خدا را ان کی بنیادیں کمزور مت کریں، ان کی بنیادوں کو مضبوط کریں، انہیں اچھی تعلیم دیں، تعلیم کو بزنس مت بنائیں، تعلیم پر کام کریں، اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس چیز کی اتھارٹی ہے، جو اس اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے، دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور سب سے مین فوکس جس کی وجہ سے بڑے بڑے ملک، پھر کہوں گی ترقی پذیر ممالک بھی ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف وجہ ہوتی ہے تعلیم۔ تو تعلیم کے معاملے میں ہمیں بہت سیریس ہو کے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کمائی اور اپنے بچوں کی انویسٹمنٹ، اپنے بچوں کا ٹائم کہاں، کس طریقے سے اور صحیح جگہ بھیجنا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ نے صحیح جگہ بھیجنا ہے، صحیح جگہ اپنے بچوں کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کے بچے بھی ملک کی ترقی میں کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوگی پھر دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔